नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शहर में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश का दौर जो है शुरू हो चुका है। रोज़ाना अब आप शाम को बारिश आपको होती हुई दिखाई देगी, इसलिए अपने रेनकोट जो है अब आप निकाल लीजिए। जब आप घर से लौटेंगे, घर पर की तरफ लौटेंगे कामकाज से, तब आपको उसकी ज़रूरत लगेगी। सुबह के वक्त तो शुरुआती मौसम जब शुरू होता है बरसात का, तब तो ज़रूरत नहीं लगती है, पर मानसून के जो बद्दल हैं जो बारिश करते हैं दोपहर बाद ही शुरुआत होती है। तो आज भी बारिश हो रही हैगी, ज़रूरत भी है शहर को। जिस तरीके का जल संकट देखा हैगा, उसके बाद राहत की बूंदें ये गिर रही है। और मौसम भी आपको बता दूं, मानसून भी जो है इंदौर की तरफ रुख कर चुका हैगा। हालांकि अभी हम 2 दिन से बारिश देख रहे हैं वो प्री मानसून की बारिश है, पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मानसून आ गया है हमारे दरवाजे पर। तो पहले हम खबरों से पे चर्चा शुरू करते हैं। आज मैं पत्रिका से खबरों की शुरुआत कर रहा हूँ। आज 25 जून है और आज सबसे डरावनी या दुखद खबर जो है सब सुबह जो आई है, वेनेजुएला में जो भूकंप आया हैगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भूकंप इतना तेज़ था, उसकी तीव्रता ने कई मकानों को धराशायी कर दिया, कई इमारतें जो गिरा दी गई। करीब 1 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही। बड़ा दुखद पहलू है यह। अब खबर की बात कर लेते हैं, इंदौर की लोकल खबरों की हम बात कर लेते हैं। आज सुबह से जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैंगे। जिला कोर्ट में सुबह से हलचल है। इस बार आपको बता दूं, चुनाव में इतने उम्मीदवार खड़े हो गए हैं कि जिला बार एसोसिएशन में समझ ही नहीं आ रहा है कि बैलेट पेपर इतने बड़े हो गए हैं, किसको वोट देना है, कैसे करना है, उसको चुनने में। हालांकि सब वोट डालने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील हैं सारे, जिन्हें वोट डालना है। 6500 वकील जो है अपनी नई टीम को आज चुनेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अध्यक्ष के लिए 8 दावेदार मैदान में हैं। और अगर बात कर लूँ मैं सचिव के लिए, तो 5 लोग मैदान में हैं। हालांकि अध्यक्ष वाले मामले में कई पुराने चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। सचिव में नया चेहरा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगभग ये 6500 मतदाता हैं, लगभग इसमें से 5400 समथिंग वोटर के रूप में रहेंगे। लेकिन दिन भर वहाँ गहमा गहमी है, चूँकि अभी शाम 5 बजे तक, आज शाम 5 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है। उसके बाद 1 घंटे बाद ही इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे। दिलचस्प बात यह है कि पुराने दिग्गज में, जैसा आपने कहा कि रविंद्र सिंह गौड़ जी भी अपना भाग्य अपना रहे हैं, जो आजमा रहे हैं, जो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे ही राजेश खंडेलवाल भी एक अच्छा नाम दिख रहा है। इधर सचिव के रूप में एक धर्मेंद्र गुज्जर भी अपना वो कर रहे हैं। इस प्रकार से इस बार पहली बार देखा गया है कि 8 लोग अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है। इसका मतलब है बार एसोसिएशन की अपनी साख मजबूत होती जा रही है। बहरहाल रात तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, कल सब चुनाव के नतीजे। मतलब नतीजे के लिए रात तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, हम इंतजार करिए। इस जिला बार एसोसिएशन के मुखिया नए कौन होंगे, उनकी नई टीम क्या होगी। हालांकि आपको बता दूं, पहली बार कोषाध्यक्ष जो है किसी महिला के हिस्से जाएगा, जो नई नियम आया है उसके तहत। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में भी पहले पेज पर वेनेजुएला में आया भूकंप हैगा। हाँ। अब अंदर की खबरों की अगर हम बात की जाए तो मनोज जी, एक खबर बड़ी दिलचस्प है कि बारिश आ गई है तो अब पौधारोपण भी करना होगा। जी। जल संकट हमने देखा है, जल संकट के हालात फिर ना बने, इसके लिए इस बार तो पौधे आपको बड़ी चिंता करके लगाने होंगे और हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा सा मानना है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे भी अपने यहाँ जहाँ उन्हें जगह मिले वहाँ पौधे लगाएं, ताकि ये जो हमने बारिश की जो पानी को लेकर जो शहर की स्थिति देखी वो अभी आगे ना देखना पड़े। जहाँ जगह मिले आपको एक पौधा जरूर लगाइए। तो 13.5 लाख पौधे लगाने की तैयारी है, प्रभात किरण की खबर है। हालांकि राजेंद्र राठौर कह रहे हैं कि हम 21 लाख पौधे लगाएंगे। मनोज जी? बिल्कुल लगाएंगे साहब। पिछले साल भी तो 22 लाख लगा दिए थे। अब लगते कहाँ हैं और कितने क्षेत्रफल में लगते हैं, ये सब चर्चा का विषय हो जाता है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात पे इनिशिएटिव ले रखा है पिछले कई वर्षों से। पितृ पर्वत देखिए आप कितना हरा भरा कर दिया। और अभी ये जो हम रेवती रेंज आप और हम दोनों पिछली बार गए थे, कितनी हरी भरी हो गई। ऐसे ही सारी टेकरियों को हरा भरा कर दें। जहाँ भी नजूल की ज़मीन है, नगर निगम की बेकार भूमि पड़ी है, जहाँ फोकट में अतिक्रमण होते हैं, इस प्रकार की जहाँ भी ज़मीन मिल रही है वहाँ पर पौधारोपण कर देना चाहिए। क्योंकि हम बिल्डिंग रोपण तो रोज़ कर रहे हैं,
पौधारोपण नहीं कर पाते। बिल्डिंगें तो रोज नई नई उग रही है, शहर को आपने बिल्डिंगों का समंदर बना दिया है। ऐसे में वृक्षों की जरूरत पड़ती है जो कि ऊपर से बारिश को खींचने का मादा रखती है। ये थोड़ी बहुत बारिश जो हो रही है वो उन्हीं वृक्षों के कारण हो रही है जो नौलखा जैसे क्षेत्रों में बचे हुए हैं या राजमुल्ला जैसे क्षेत्रों में बचे हुए हैं या कई अन्य जगह पे बचे हुए। तो इसलिए विनम्र निवेदन है कि इस बारिश में एक पौधा अवश्य लगाएं। प्रधानमंत्री का भी आह्वान है, माँ के नाम पर एक पेड़ की आह्वान है, तो उसका भी आप का उपयोग ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस शहर को वृक्षों की भी ज़रूरत पड़ रही है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नगर निगम ने पिछले साल भी बिचौली मर्दाना के पीछे अपना जो गुलमर्ग परिसर है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है, उसके पास में एक ऑक्सीजन पार्क बनाने की तैयारी की थी। जमीन मिल चुकी थी, पार्क बनाने की तैयारी हो रही थी। मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर बुलाया गया था, किसी कारणवश कार्यक्रम नहीं हुआ तो वो पार्क अधूरा रह गया था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि आपको जो है बाईपास के पास में एक ऑक्सीजन पार्क मिलने जा रहा है। उद्यान विभाग प्रभारी राजेंद्र राठौर दावा कर रहे हैं कि इस बार ऑक्सीजन पार्क बना दिया जाएगा और इस बार पौधे लगाने की व्यवस्था में जो एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब जो पौधे पहले 2 फुट के 3 फुट के लगाए जाते हैं वैसे पौधे नहीं लगेंगे। ज़्यादातर जगहों पर 8 से 10 फीट के पौधे लगाए जाएंगे ताकि वे ज़मीन में जल्दी पकड़ बना ले। और इन पौधों ने अगर 1 और 2 बारिश देख ली तो उसके बाद आपको देखना नहीं पड़ता है। इसका उदाहरण है कि आप रेवती रेंज पर चले जाइए, पौधे लगे हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं, पर वहाँ की स्थिति देखिए आप, लगता है कि किसी पर्यटन स्थल पर आ गए हैं। पौधों ने रफ्तार पकड़ ली है, पथरीली ज़मीन पर पौधों ने रफ्तार पकड़ ली है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इंदौरियों का वो मादा है कि इंदौरी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए मैं राजेंद्र राठौर जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक एक पौधे की चिंता की है और रोजाना वे वहाँ आपको काम करते दिखाई दे सकते हैं। तो हरियाली करने की जो एक भागीरथी प्रयास जो रेवती रेंज पर किया है, वैसा ही प्रयास शहर के हर इलाके में होना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। अब मैं बात कर रहे हैं अग्निबाण की खबर को लेकर बात कर लेते हैं मनोज जी। अग्निबाण में भी भूकंप है, 10,000 मौतें हो चुकी है, दावा कर दिया गया है। 1 लाख के आसपास जाने का आंकड़ा संभावना बताई गई है। बारिश का दौर शुरू हो गया है, जगह जगह हुआ जल जमाव। बारिश के बाद शुरू हुई स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई। वो कहते हैं ना नगर निगम है, जब तक सिर पर नहीं आ जाती नगर निगम कोई काम जो है समय पर करता नहीं हैगा। कल की बात कर लें, कल इंदौर शहर में 1 इंच पानी गिरा हैगा। इंदौर शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ, 1 इंच पानी में कई इलाके ऐसे लबालब हो गए कि सड़कों पर पानी भर गया। वजह स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई नहीं। मनोज जी, क्या 2-4 बार पूरा शहर जो है जलमग्न होगा उसके बाद ही सफाई होगी? मैं एक छोटा सा वाकया इससे जोड़ता हुआ आपको बताता हूँ। कोई आप भी जानते हो जानकारी विभाग में एक इंजीनियर साहब थे, जब मैंने प्रश्न पूछा कि इंदौर शहर में कितना ड्रेनेज चैम्बर है और कितना अन्य चैम्बर है, तब जाके मालूम पड़ा कि इनके पास आंकड़े ही नहीं है। तो इनके पास आंकड़े ही नहीं है, स्टॉर्म वाटर लाइन कहाँ डली हुई है। शेखर जी, बड़ी तकलीफ है, इन्हें ये नहीं मालूम है कि किस किस की सफाई करनी है। अरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इतने 4-4 महीने मिलते हैं, गर्मियों के महीने मिलते हैं, सफाई कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब जल जमा होगा तभी जाके उसमें घोंचा लगाएंगे और घोंचा लगाते वक्त आपका कर्मचारी भी अपनी जान जोखिम में डालता है। कल की घटना लीजिए, महालक्ष्मी नगर में 2-3 महीने पहले वहाँ पर स्टॉर्म वाटर लाइन डल गई, उसको मेन लाइन से जोड़ा ही नहीं, पूरा महालक्ष्मी नगर जो है तालाब बन गया है। इस प्रकार की अव्यवस्था नगर निगम में हर वर्ष देखी जाती है। यहाँ पर सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का काम होता है। आप देखिए, नहीं मतलब तैयारियों की बात करें, पहली बारिश में जो जल जमाव की पोल खुली है, हाँ? उसको लेकर महीने भर पहले एसी दफ्तर में बैठकर बैठकें की गई थी कि शहर के जिन जगहों पर जल जमाव होता आया है, कोई नई जगह जल जमाव नहीं हुआ है, सबको सब मालूम है। शहर के वो सारी जगह सभी को पता है कि जिन इलाकों में बारिश आते ही पानी जब रुकने लगता है, उसकी तैयारी बैठक की गई थी। कई बार निर्देश दे दिए गए, बावजूद उन्हीं जगह पानी भरा है। कहाँ चूक हुई है, इसका जवाब जो है कोई देने को तैयार नहीं है। बस शहर ने भुगता है, कल भुगतता है और आगे भी भुगतेगा। जब तक ये 2-4 बार शहर में जो जलमग्न नहीं कर देता शहर, उसके बाद ये दौड़ेंगे भागेंगे। जब तक इस शहर की जलमग्न होती गाड़ियों की रील फोटो अखबारों में या सोशल मीडिया पर नहीं दौड़ते। हाँ, सांसद जी को नाव लेके उतरना पड़ेगा तब सुधरे। अभी हम बात कर लेते हैं, इसी से जुड़ी एक और खबर की बात कर लेते हैं। बारिश हो गई, आप देखिए 1 इंच बारिश इंदौर में हुई है और करोड़ों रुपए का जो डामर हमने सड़कों पर चढ़ाया था
वो निकल बिखर गया, एक बारिश में बिखर गया। 1 इंच बारिश ने इस शहर की डामर को जो है बहा दिया। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए क्या है, नगर निगम के पास 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर है जिनके पास डामर का खेल है पूरा, है ना। इसके अलावा कोई के पास मशीन नहीं। पुराना जमाना था, नगर निगम की खुद की टीम अपनी डामर की टंकी ले जाती थी, गर्म करती थी, एक एक छेद को बाकायदा बूर देती थी। अब क्या होता है, लिपा पोती होती, जैसे वो डेंटिंग पेंटिंग करते ना, उस प्रकार से कर देती। और डामर भी ऐसा बेहतरीन वाला है कि वो आता है, छिड़कता है, उसके ऊपर लेयर डाल देते हैं, वो दिख जाता है कि हाँ डल गया है, बस। उसके बाद में वो कब उखड़ता है, कैसे उखड़ता है, किसी को परवाह नहीं है। इनका ऑडिट करवाओ ना भैया, जिनने जिनने जहाँ जहाँ के बिल लगाए उनके बिल रोको कि ये फिर से सुधार के दे। ये सब थोड़ी चलेगा, ये जनता के पैसे का है मामला यार। क्या मतलब, मेन रोडों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए, क्या है, क्या चल क्या रहा है? आप जिम्मेदारों की जिनकी बात कर रहे हैं ऑडिट कराने की, उनका जवाब भी इस खबर के साथ दिया गया है। वे कह रहे हैं कि जो हमने थेंगले लगवाए थे, जो लीपा पोती कराई थी, उसकी 1 साल की गारंटी है, उखड़ जाने दो, हमारे पास उसकी गारंटी है, वापस चढ़वा लेंगे। ये कौन देखने जाएगा शेखर जी? ये केवल अभी हमने गड्ढा देखा, इसका फोटो छपा है, खबर आई है, अब वापिस कागजों में लिपा पोती हो जाएगी शेखर जी। कागजों में ये मरम्मत हो जाएगी। हाँ। फिर इस बाद जो नया ठेका होगा, उस ठेके के अंदर इस पे भी पोत दिया जाएगा, आपको लिपा पोती हो जाएगी। तो पुराने अरे कहाँ गया आपका वो 4 घंटे में सूखने वाला पेचवर्क, कहाँ गया? सारी सब है ना, सब जादूगरी है। वो जहाँ से आया था वापस वहीं चला गया। आपको बता दूं, राजस्थान से उसे बुलाया गया था, उसको वापस वहीं भेज दिया गया। और उसको जिस दिन लगाया गया था उस दिन 2-4 दिन फोटो खिंचा लिए गए। गिरती बारिश के अंदर किरकिरी खूब हो रही थी और उसके बाद में भूल गए। अब हम बात कर लेते हैं दैनिक दोपहर के अखबार की। पहले मैं सिटी की खबरों की बात कर लेते हैं, फिर हम पहले बनने की खबरों पे बात करेंगे। स्कूल शुरू हो गए, 9 दिन हो गए हैं। स्कूल बसों में जो बच्चे जा रहे हैं, बसें में भीड़ की तरफ भर के ले जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में ठूस रहे हैं, मैजिक में ठूस रहे हैं। उसके बावजूद परिवहन विभाग को अभी तक कोई चिंता नहीं है, ना कोई देखने निकला है कि जो बसें चल रही है कि उसकी जीवन बचा भी है या नहीं, उसके में फिटनेस है या नहीं, सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं। अभी तो हम जो है दूसरी जगह जो देश में कहीं भी जो आगजनी की घटना होती है, हम हमारे यहाँ के जो है रेस्टोरेंट, बड़ी इमारतों की जांच करने निकल गए हैं। बिल्कुल अब स्कूल शुरू हो गया है, स्कूली बसों की जांच कब होगी? ऑटो रिक्शा में ठूस कर बच्चे बिठाए जा रहे हैं, उस पर लगाम कब कसी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। हमारे यहाँ है ना, ये एक दिशा में चलने का है। अभी लखनऊ का कांड हुआ, उसके पहले पिछले साल सूरत का कांड हुआ था, सूरत की कोचिंग, तब भी भिड़ गए थे रोज, मतलब 10-15 दिन तक लगातार एसडीएम भी लगे हुए हैं और न मालूम कितनी कोचिंगों को उन्होंने बंद किया था। फिर क्या हुआ साहब, फिर नहीं पैदा हो गई क्या? कोचिंग बंद हुई थी तो खुल गई वापस, खुल गई तो उसका ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, उसका फायर सेफ्टी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे के ऐसे हर साल ये लोग रिक्शा पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, स्कूल की वो पकड़ते हैं, तो क्या ये कंटिन्यूटी भी नहीं कर सकते हैं क्या कि एक व्यक्ति को एक ही काम दे दिया जाए, उसका अमला दे दिया जाए 10-12 लोगों का, वो लगातार निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करे। हर चौराहे पर जो भी जाती हुई स्कूल की रिक्शा या बस या अन्य कोई वाहन है उसका चेक कर ले। बस हम लोगों को चेक करेंगे, हेलमेट पहना कि नहीं, ये करा कि नहीं, वो करा नहीं। स्कूल बसों को भी लगातार चेक करने का कोई ना कोई नियम होना चाहिए। अभी सब भिड़े हुए हैं, फायर। अभी जब जो घटना होती है, जब जो नया आता है शिबू का, जब कार्य सब अरे आग लगे जब कुआं खोदने जैसी स्थिति चल रही है। अभी हम बात कर लेते हैं, आपको खबर भी होगी, आप समझते भी होंगे कि हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है वो सबसे शुद्ध पेट्रोल होता है। बिल्कुल। दैनिक दोपहर की एक खबर बता रही है कि सबसे शुद्ध जो पेट्रोल है जो हवाई जहाज को दिया जाता है वो 105 रुपये लीटर में दिया जाता है। और आप जो सामान्य पेट्रोल है जो है पेट्रोल पंप से भरा रहे हैं 114 रुपये 58 पैसे पे पहुंच गया, यानी 9 रुपये लीटर ज्यादा का तेल आप भरवा रहे हैं, और वह भी सबसे शुद्ध नहीं हैंगे। मनोज जी, हम कहाँ चलेंगे, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है इसके अंदर एक तकनीक, वो सरकारी तंत्र का खेल है, क्योंकि अभी अभी में आपने देखा होगा कि एयरलाइंस के रेट बढ़े थे। इन रेटों को डाउन करने के हिसाब से इन लोगों को कुछ छूट मिली होगी, अंदर की कुछ गहरी बात होगी। लेकिन एयरलाइंस को आप कितनी भी छूट दे दीजिए, पर वह किराया मनमाना ही लेते हैं, कभी यात्रियों को रियायत नहीं देते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अभी एकदम बूम आया था, एयरलाइंस पे भी इफेक्ट पड़ा था। और लेकिन एक बात आम जनता के लिए है कि इस खबर ने आप लोगों को ये बता दिया है कि शुद्धता के मामले में एयरलाइंस का पेट्रोल अच्छा होता है, लेकिन वह आपसे सस्ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक वो उसको उसमें डलवाने लग जाए। देखना, ध्यान रखने का, उसका टेक्निकली सिस्टम अलग रहता है। लाएगी कहाँ से वो शुद्ध पेट्रोल जो है बाजार में पेट्रोल पंप पे मिलता नहीं है। अब हम पहले पन्ने की पेज की खबरों की बात कर लेते हैं।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक बड़ी चेतावनी दी है। आपको हैरान कर देने वाली चेतावनी है कि पानी के लिए तरसेंगे भारत के कई शहर, जल संकट में फंसने के आसार बताए गए हैं। मतलब इस बार जो अल नीनो का असर आया है, मानसून में जो देरी हुई है, उसके बाद में जो रपट पेश की गई है बता रही है कि जलाशयों का पानी कम हो रहा है, दिल्ली के कई क्षेत्र प्यासे हो गए हैं और देश भर के कई शहरों में, इसमें आपको बता दूं इंदौर भी उसका हिस्सा आएगा। इंदौर में अगर बारिश कम होती है, ये रिपोर्ट बताती है, तो बड़े हालात जो है इस बार तो हमने जो तकलीफ देखी हमने निकाल दिया, अगली बार हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए जितना पानी गिरेगा सहेजने की जरूरत है। एक और खबर की मैं बात कर लेता हूं पहले पन्ने की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं। एसआईटी ने पूरी जांच कर ली है, रिपोर्ट मुख्यमंत्री जो को सौंप दी गई है कि अब कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे किसको दिए हैं यह भी साफ नहीं है, पर यह तय माना जा रहा है इनके सही 17 लोगों पर एफआईआर हो सकती है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए साहब, मैं अगर किसी चीज़ का ट्रस्टी हूँ, मुखिया हूँ, तो मेरे अंडर में अगर कोई गलत कार्य हुआ है या मैंने नहीं किया, मान लेते हैं एक बार की, तो मेरे आंखों के नीचे तो फिर हो रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। बात पे हम पूरे देश की स्थिति में प्रधानमंत्री को कोस सकते हैं, प्रदेश की स्थिति में मुख्यमंत्री को कोस सकते हैं, नगर की स्थिति में महापौर को कोस सकते हैं या उनका इस्तीफा मांग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां लोगों की आस्था का प्रश्न है, वहां पर ऐसी कोई घटना हो रही है तो उस व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज आ रहा है, ये थोड़ी विडंबना वाली बात है। एफआईआर बिल्कुल होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई बख्शना चाहिए। शेखर जी, आपको बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये घटना हुई और बाजार में बात आई है, उसके दूसरे दिन से राम मंदिर की पेटियों में 85,000 रुपए ही आने लगे हैं, जहां लाखों रुपए रोज आते थे। जनता ने इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया। अगर इस प्रकार की घटना कभी, अभी जनता रोड पर नहीं आएगी, जनता आक्रोशित जरूर है, लेकिन और सिस्टम पर विश्वास भी है। अगर इस प्रकार से सिस्टम अगर सही ढंग से काम किया तो निसंदेह वापस जनता का विश्वास बैठेगा। लेकिन फिलहाल राम मंदिर में चंदा 0 होने लगा है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। लोग डर के भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं कि हमारा चढ़ावा जो है दूसरों की जेब में जा रहा है। खैर, ये तो थी आज के दोपहर के अखबारों की पर चर्चा। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों पर चर्चा के लिए आप लगातार देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए चाय पर चर्चा कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हम आपके लिए बना रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई राय हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए।